ओके जी, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और आप सोच रहे होंगे कि सर की क्लास थी तो मैम कैसे आ गई। तो बेटे जी, मैंने कल आपको बताया था सर की थोड़ी सी हेल्थ इशू है, वो बीमार हैं अभी थोड़े। तो जैसे ही वो ठीक हो जाते हैं तो आपकी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, तो तब तक क्लासेस मैं अटेंड करूंगी। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 रेस्पिरेटरी सिस्टम। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स आ जाएं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइव को ज्वाइन करेंगे। मेरी वॉइस आप तक क्लियर आ रही है? एक बार कंफर्मेशन दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से कंफर्मेशन दीजिए, फिर हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं श्वसन तंत्र। तो इससे हम क्या करते हैं? तो बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है गैस एक्सचेंज करने का। ये बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बॉडी से बाहर छोड़ती है, और एयर में जो ऑक्सीजन है उसको बॉडी के अंदर देती है। एयर में जो ऑक्सीजन है उसको बॉडी में अंदर देती है। ऑक्सीजन क्या करती है भाई? हमारे ऑर्गन्स को चलाती है। अगर हमें 1 मिनट तक भी ऑक्सीजन ना मिले तो सीधा ऊपर की पर्ची कट जाती है। तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन्स को बहुत ज्यादा नेसेसरी है। बात समझ में आ रही है? तो ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर जाना और बॉडी से ऑक्सीजन का बाहर आना रेस्पिरेशन कहलाता है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? और इसमें जो बॉडी ऑर्गन काम करता है वो है आपके लंग्स। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो वो किसकी है? लंग्स की। तो कौन काम कर रहा है इसमें? आपके लंग्स रेस्पिरेशन का काम करते हैं। यहां पर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को दिया जाता है और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके बॉडी से बाहर छोड़ा जाता है। तो बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम का वर्क है गैस एक्सचेंज करना। क्या हो गया? माई म्यूजिक 4 खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? विकास कुशवाहा, क्या खत्म हो गया आपका? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन काम करते हैं? आपके लंग्स काम करते हैं। तो उसके कुछ पार्ट्स हम यहाँ पे देख ले रहे हैं। आ जाइए, दिस इज योर लंग्स। और लंग्स में जो वर्क करते हैं, साथ साथ पूरी स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो सबसे पहले आपकी नेजल कैविटी, मतलब आपकी नोज, इसमें आपके ओरल कैविटी जहां से आप खाना खाते हो, तो यहां पर ये दोनों के दोनों एक जगह पर, भाई जब आप खाना खाते हो कभी कभी आपने देखा होगा ना, आपको क्या लग जाता है? धक्का लग जाता है। तो आपकी नाक से बहुत तेज तेज मिर्ची आनी शुरू हो जाती है। मिर्ची लगती है आपको। क्यों लगती है? क्योंकि यहां पर जो ये पार्ट है, दिस इज द एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक तरीके की मेम्ब्रेन है जो एक पाइप के ऊपर ढकी हुई है। अब हम अगर यहां बनाए तो ये आपकी नोज, ये नोज का रास्ता और ये आपके माउथ का रास्ता। दिस इज द माउथ वे एंड दिस इज द नोज, नेजल कैविटी, दिस इज द ओरल कैविटी। तो यहां पाइप लगा हुआ है और एक यहां पाइप लगा हुआ है। ठीक है, तो एक यहां पर आपके एक मेम्ब्रेन लगी हुई रहती है। यहां पर क्या है? एक मेम्ब्रेन है और इससे आगे फिर पाइप चालू हो जाता है। ये लो एक पाइप और एक पाइप आपका यहां। तो ये जो पीछे वाला पाइप है ये क्या है? ईसोफेगस। ईसोफेगस पाइप, जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं। फूड पाइप, क्या लिख दिया मैंने? ये फूड वे लिखने वाली थी, फूड पाइप। और ये जो आगे वाला पाइप है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज द विंड पाइप, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। तो दोनों को समझना है हमें। ये यहां पर जो ये एपिग्लॉटिस है, दिस इज द मेम्ब्रेन, एपिग्लॉटिस। अब एपिग्लॉटिस क्या कर रहा है भाई? जब आप सांस ले रहे हो तो नेजल कैविटी से भी एयर जाती है, थोड़ी सी ओरल कैविटी से भी चली जाती है।
क्योंकि दोनों पोर्शन आपके बाहर की तरफ ओपन है। तो ज्यादा जो ऑक्सीजन आती है वो आपकी आती है नेजल कैविटी से। नेजल कैविटी से जैसे ही ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन के गैस ही बोल सकते हो, जैसे ही गैस एंट्री करी तो ये जो एपिग्लॉटिस है ये बीच में रहता है। तो भाई जब फूड आता है तो ये एपिग्लॉटिस यहां पर बंद कर देता है। यहां पर ये जैसे ही फूड एंटर कर रहा है तो ये एपिग्लॉटिस इस साइड बंद कर देता है और फूड अपने फूड पाइप में पहुंच जाता है। यस, बिल्कुल सही बात है। और जब ऑक्सीजन आता है तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये एपिग्लॉटिस ओपन हो जाता है और जो आपकी गैस है वो विंड पाइप में एंट्री कर जाती है। तो यहाँ पर दो पाइप आपके यहाँ प्रेजेंट है, एक है फूड पाइप, एक है विंड पाइप। तो यहाँ आपने क्या देखा, इस स्ट्रक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है, एपिग्लॉटिस नजर आ रहा है। तो एपिग्लॉटिस आप बता दोगे? एपिग्लॉटिस एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि फूड पाइप को और विंड पाइप को अलग कर रही है। अगर फूड आ रहा है तो ये विंड पाइप को बंद कर देती है और फूड अपने वाले पाइप में पहुंच जाता है। अगर जैसे आपको कभी कभी बहुत ज्यादा जलन होती है आपकी ट्रैकिया में, वो इस वजह से होती है, उसमें कुछ क्यों बोलते हैं कि आप खाना खाते वक्त बात ना करें, इसलिए बात ना करें कि अगर जब आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो खाना खाते वक्त तो एपिग्लॉटिस ओपन होने के चांसेस रहते हैं, तो जिसके कारण कुछ फूड पार्टिकल्स आपके ट्रैकिया में घुस जाते हैं, जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा जलन इरिटेशन होती है। ऑर्गेनिक की क्लास कब तक होगी बेटा? अब है, हमें ये तो मालूम नहीं सर की तबीयत कब तक ठीक होगी, जैसे ही ठीक होती है क्लास हो जाएगी। है, ये भी कोई पूछने का सवाल है? हम लोग को आप लोग से ज्यादा टेंशन है कि आप लोग का कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा, तो पूछना जरूरी रहता है। आपको बताया मैंने कल भी सर की तबीयत खराब है, आज भी बताया तबीयत खराब है, जैसे ही ठीक हो जाती है वैसे ही आपकी क्लासेस होनी चालू हो जाएंगी। अब मैं बोल दूं कल सर क्लास लेंगे और कल उनकी तबीयत फिर से और ज्यादा खराब हो गई तो चलिए, ये पॉइंट आपको समझ में आया? अभी तक आपने क्या सीख लिया? यहाँ पे आपने नेजल कैविटी देख ली जिसमें से गैस एंटर कर रही है, आपने माउथ कैविटी देख ली जिसमें से थोड़ी गैस एंटर कर रही है। तो जब आप नाक बंद करते हो तो आप मुंह से भी सांस ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको दो पाइप दिखते हैं, लेकिन ऑक्सीजन अगर आप यहाँ से एयर ले रहे हो तो वो आपके ट्रैकिया में ही जाएगी। तो जब नाक बंद करोगे तो माउथ से भी आप सांस ले सकते हो, इसी वजह से आप सांस लेते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? सर को डेली फीवर हो रहा है बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा उनको कमजोरी है, वो उठ नहीं पा रहे, इस वजह से वो क्लास नहीं ले पा रहे। चलो आगे आइए। अब क्या बात हुई जी, आपने ट्रैकिया देख लिया है, ट्रैकिया ये है, फूड पाइप ये है। अब हम इस ट्रैकिया की ही बात करेंगे आगे। तो ये जो ट्रैकिया है ये और छोटे छोटे पाइप में बट जाता है आगे जाके, ये लो छोटे छोटे पाइप में बांट दिया। अब यहां पर शुरू हो जाता है आपका लंग्स। तो ये लीजिए, ये लंग्स की स्ट्रक्चर और ये भी एक लंग्स की स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई इशू? और आगे ये छोटे छोटे पाइपों में बट जाता है, ये लो, और छोटे छोटे पाइपों में बट जाता है। तो जो बड़ा पाइप है, सबसे बड़ा पाइप, उस पाइप को हम क्या बोलते हैं? उस पाइप को हम बोलते हैं ट्रैकिया। इस पाइप का क्या नाम है? जो जिसे हम विंड पाइप बोल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, अब जैसे ही ट्रैकिया छोटे छोटे पाइपों में बटा तो इनके नाम भी बटने शुरू हो गए। तो ये जो पाइप है जो आपके लंग्स के अंदर जा रहा है, छोटा पाइप, उसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल्स। उससे छोटे छोटे पाइप में अगर ये टूट रहा है, उससे छोटे छोटे पाइप बन रहे हैं तो ब्रोंकाइल्स। ब्रोंकाइल्स समझ में आ रही है? अब इन पाइपों से होता हुआ गैस, जो आपकी गैस है वो जा रही है, तो इस लंग्स में भी और इस लंग्स में भी एंट्री कर रही है। क्या क्या एंट्री कर रही है जी? गैस एंट्री कर रही है। इन छोटे छोटे पाइपों में भी, ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंकाइल्स में, ये गैस एंट्री कर रही है। और जो लास्ट पॉइंट है,
इस लंग्स के अंदर प्रेजेंट है ऐसे छोटे छोटे, आपको जैसे अंगूर का गुच्छा टाइप का नहीं दिखता, तो इस तरीके के आपको गुच्छे टाइप के नजर आएंगे। सबसे लास्ट में ब्रोंक्यूल के एंड पर इस तरीके के गुच्छे बने हुए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वोलाई। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, ये छोटे छोटे पाइप के बाद यहाँ पर गुच्छे बने हुए हैं, इनको बोलते हैं एल्वोलाई। अब इन एल्वोलाई का क्या काम है, इसको भी जानेंगे। तो एक लंग्स के अंदर लाखों एल्वोलाई प्रेजेंट होती हैं, ध्यान से समझिएगा। एक लंग्स के अंदर इस तरीके की लाखों एल्वोलाई है। तो इस एल्वोलाई को अगर हम जूम करें, तो जूम करके देखो तो इस तरीके से ये गुच्छा बनाए हुए हैं, जस्ट लाइक दिस। ये लीजिए, ये क्या है, ये है आपकी एल्वोलाई। अब पहले इनके नाम सुन लीजिए। ये आपकी रेस्पिरेशन की स्ट्रक्चर, रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर है। इसको हम नोज बोलेंगे, इसको हम माउथ बोलेंगे, इसको हम फूड पाइप, इसको हम एपिग्लॉटिस, इस पोर्शन को हम फेरिंक्स। देखिए जी, ये क्या है आपका, दिस इज द पार्ट, ये क्या है, फेरिंक्स। और फेरिंक्स को हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। यहाँ इस पार्ट को फेरिंक्स बोलते हैं, जो ये हमारी आवाज निकल रही है वो फेरिंक्स की वजह से निकल रही है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, तो ये क्या है आपका, इस वाले पाइप को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रैकिया। अब ट्रैकिया से छोटा पाइप जो एंट्री कर रहा है आपके लंग्स में, ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स से भी छोटे छोटे पाइप ब्रोंकाइल्स, और ब्रोंकाइल्स के एंड पॉइंट में क्या प्रेजेंट है, एल्वोलाई। तो ये क्या है, एल्वोलाई। अब एल्वोलाई को हमने जैसे जूम करके देखा, तो इसकी सरफेस पर इस तरीके से ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, ये लो। तो इस चारों तरफ ऐसे एल्वोलाई के जाला टाइप का बना रखा है। तो ये है आपकी ब्लड कैपिलरी, ये लीजिए, आर्टरी और वेन्स, ये आपकी ब्लड कैपिलरी एल्वोलाई के चारों तरफ इस तरीके से उसको जोड़ के रख रही, मतलब चारों तरफ से घेर लिया है, किसने, ब्लड कैपिलरी ने। ब्लड कैपिलरी। अब यहां पर गैस एक्सचेंज प्रोसेस होती है। एल्वोलाई इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ध्यान दीजिएगा, एल्वोलाई इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि गैस एक्सचेंज का काम कहाँ हो रहा है, एल्वोलाई में हो रहा है। तो जी इस एल्वोलाई को आप ध्यान से देखो, तो एक एल्वोलाई के ऊपर ही भाई इतनी सारी ब्लड कैपिलरी बिल्कुल उसको घेरे हुए हैं। तो इस ब्लड कैपिलरी में जो आपकी रेड वाली है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ग्रीन वाली है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज्यादा है। तो इस एल्वोलाई को कार्बन डाइऑक्साइड तो दे दिया जाएगा। अब जब सांस ले रहे थे आप, तो उसमें ऑक्सीजन आ रहा था, तो इस आर्टरी को एल्वोलाई द्वारा ऑक्सीजन दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर गैस एक्सचेंज की प्रोसेस हो रही है, इसीलिए इसको फंक्शनल यूनिट बोला जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। बात समझ में आ रही है? ओके, तो सॉरी फॉर, मेरे से गलती हो गई, मैंने गलत बोल दिया। फेरिंग्स वॉइस बॉक्स नहीं होता, फेरिंग्स यहाँ पे ये पोर्शन है। फेरिंग्स यहाँ पर दो पाइपों को अलग कर रहा है, और जो वॉइस बॉक्स है वो क्या है आपका, लैरिंग्स। तो सॉरी फॉर दैट। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट कर लेना बेटा, इसको करेक्ट कर लेना। फेरिंग्स क्या है आपका, यहाँ पर दो पाइपों को, मतलब एक तरीके से कनेक्टिव लिंक है, और फेरिंग्स आपका वॉइस बॉक्स है। सॉरी मेरे से गलती हो गई, गलत बोल दिया था, उसको करेक्ट कर लेना आप लोग। फेरिंग्स इज अ वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स इज अ वॉइस बॉक्स, और फेरिंग्स इज अ कनेक्टिव पाइप, दो पाइपों को जोड़ रहा है। यहाँ ये आपका फेरिंग्स है। तो हम कहाँ पे हमारी कहाँ बात आ रही थी, हमारी आ रही थी बात यहाँ पे ब्लड कैपिलरी की। एल्वोलाई के ऊपर ऐसे घेरा बनाए हुए हैं, यहीं पर गैस एक्सचेंज की प्रोसेस हो रही है। तो आई होप
ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रही होगी, जल्दी बोलेंगे। और इस लंग्स के नीचे एक डायाफ्राम प्रेजेंट होता है, ये डायाफ्राम प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही आप गुब्बारे को फुलाते हो तो गुब्बारा फूल के नीचे की तरफ मोटा हो जाता है। ऐसे ही जब हम सांस लेते हैं तो ये जो लंग्स है वो फूल के नीचे की तरफ बाइंड होते हैं। तो ये डायाफ्राम इसको सपोर्ट देने के लिए, ये देखिए यहाँ पर ये डायाफ्राम प्रेजेंट है। तो जैसे ही इनमें ऑक्सीजन आता है तो ये फूल के मोटे हो जाते हैं और ये डायाफ्राम इनको क्या कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है कि नीचे की तरफ ज्यादा बाइंड ना हो जाए और नीचे जो ऑर्गन्स हैं वो बेचारे भिज ना जाए, है ना। तो डायाफ्राम एक प्रोटेक्ट, इसको बेस प्रोवाइड करवा रहा है। कोई प्रॉब्लम किसी को, बोलिए जल्दी, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है? इस स्ट्रक्चर में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कुछ समझ में ना आ रहा हो? बोलेंगे जल्दी, जल्दी बोलेंगे, आगे चलते हैं, फिर चलते हैं आगे। चलो जी, चलिए ठीक है, देखिए जी क्या लिखा है। ओहो, क्या ओपन हो रहे हो? ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम है फॉलोइंग ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट है? तो ये सब तो आपने नाम देख लिए, ये भी देख लिए, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकल्स, ब्रोंकाइल्स, लंग्स, ये आपके लंग्स हैं। और इसमें जो मेन क्या है, फंक्शनल यूनिट क्या है, एल्वोलाई। तो यहाँ ये सारे के सारे पार्ट्स एल्वोलाई, एल्वोलाई क्या है, आपकी फंक्शनल यूनिट है। और ये सारे ऑर्गन्स आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले नोज आर द प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द आई दैट एक्ट एज द एंट्रेंस टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नोज कंटेन द ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स दैट हेल्प इन सेंस ऑफ स्मेल। तो आप लोगों को तो मालूम होगा, छोटे बच्चे थोड़ी हो, तो ये समझ में ना आ रहा होगा। नोज क्या कर रहा है भाई, ये ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है, इसमें ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स ये क्या करता है, स्मेल सेंस करता है। जो भी आप स्मेल लेते हैं, गुड बैड जैसी भी है, वो नोज के द्वारा आप स्मेल सेंस कर पाते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स, यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जो कि सूंघने की क्षमता रखते हैं। और यहां से ही आपकी गैस एंटर करती है। आगे क्या लिखा है, फेरिंग्स, इट इज द कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। ये कॉमन पाथवे है फूड और एयर का। द लेंथ इज अबाउट 12 to 14 सेंटीमीटर। फेरिंग्स की लेंथ कितनी है, 12 to 14 सेंटीमीटर। इट इज सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स क्या है, यहाँ ये नेजोफेरिंग्स है, ये ओरोफेरिंग्स है, ये लैरिंगोफेरिंग्स है। तीनों लोकेशन यहाँ पे आपकी प्रेजेंट है। आगे आओ, लैरिंग्स पे आ जाओ। लैरिंग्स क्या है, इट इज द ऑर्गन फॉर प्रोडक्शन फॉर वॉइस दैट बाय इट इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स। तो मिस्टेक हो गई थी, वो मैंने फेरिंग्स का बोल दिया था, तो उसको करेक्ट कर लेना। लैरिंग्स इज अ वॉइस बॉक्स। लोकेशन एंटीरियर मिडल ऑफ द नेक इन फ्रंट ऑफ C3 C6 वर्टेब्रे एंड लेंथ 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो आपकी लैरिंग्स है उसकी लेंथ कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर है। ट्रैकिया पे आओ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप, इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। लोकेशन क्या है, मिड लाइन ऑफ नेक एट द लेवल ऑफ C64 वर्टेब्रे। तो कहाँ पे प्रेजेंट है, जो आपका C64 तक के बीच में जो वर्टेब्रे कॉलम्स हैं उनके मिड लाइन में ये प्रेजेंट है। लेंथ 10 to 15 सेंटीमीटर, 4 to 6 इंच इसकी लेंथ है। lungs, the lungs are the pair of respiratory organs situated in thoracic cavity। thoracic cavity में lungs प्रेजेंट होते हैं, 2 पेयर में है भाई, ये
पेयर में है। द फंक्शन ऑफ द लंग्स इज टू ऑक्सीजनेट ब्लड। क्या काम है इसका, क्या काम है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में सप्लाई करना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लड कैपिलरी को देना और उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके बाहर छोड़ देना। ये आपका ये आपका लंग्स का काम है, क्योंकि लंग्स के अंदर ही तो सारा सब काम लंग्स के अंदर हो रहा है। यस, बिल्कुल। शेप क्या है इसकी? कॉनिकल शेप है। कलर इन चाइल्ड पिंक, इन यंग ब्राउन या ग्रे। तो जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, 5 मिनट का समय दीजिए मुझे। चलिए आइए फिर से। एक्सटर्नल फीचर्स लंग, ईच लंग्स हैव कॉनिकल इन शेप। ईच लंग्स कॉनिकल शेप की होती है। इट हैव एपेक्स बेस। इसमें मतलब जो इसकी स्ट्रक्चर है वो जो लंग्स की है, एक थोड़ा सा ऊंचा है, एक थोड़ा सा नीचे की तरफ बाइंड है। यहाँ स्ट्रक्चर देखोगे तो दोनों की सेम नहीं मिलेगी, एक थोड़ा सा आपको ऊंचा मिलेगा और एक थोड़ा सा नीचा। ये जो आपकी ऊपर एक एपेक्स शेप की है, मतलब चोंच टाइप की है, ये एपेक्स है और ये आपका बेस है। ऊपर वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? एपेक्स, और नीचे वाले पोर्शन को बेस। 3 बॉर्डर्स, एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर। 3 इसके बॉर्डर हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंफीरियर। 2 सरफेस, कोस्टल और मिडल। 2 सरफेस हैं, मिडल और कोस्टल। ये कोस्टल सरफेस है, ये मिडल सरफेस है। एपेक्स क्या है भैया? द ब्लॉइंट superior end of the lungs. It project upward above the level of first rib and it the floor of the neck. तो जो एपेक्स वाला पोर्शन है, वो क्या करता है? किसी को मालूम है? लंग्स के एपेक्स पोर्शन किसी को मालूम है? क्लियर नहीं दिख रहा क्या? जो वर्डिंग लिखी हुई है वो क्लियर नहीं दिख रही? क्लियर है नहीं है? थोड़ा सा धुंधला नजर आ रहा है। वॉइस आ रही है क्या मेरी? हेलो हेलो, विकास कुशवाहा, क्लियर नहीं दिख रहा क्या आप लोग को? एक बार इसको लैंडस्केप में देख कैसे रहे हो? पोर्ट्रेट या लैंडस्केप देख रहे हो? आई होप क्लियर तो आपको दिखना चाहिए। दिख रहा है? चलिए, लैंडस्केप में देख रहे हो तो क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन आपको पता करना है कि एपेक्स और बेस का क्या काम है। 2 क्वेश्चन है आपके पास, कल आप इसका मालूम करके आओगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपेक्स एंड बेस, ठीक है। आगे आ जाओ। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म देखने वाले हैं हम। There are the 3 process of respiration: ventilation, breathing, movement of air between the atmosphere and the lungs. तो 3 प्रोसेस है रेस्पिरेशन की। पहली क्या है? इनहेलेशन और इंस्पिरेशन टू मूव एयर इनटू द लंग्स, इनहेलेशन। दूसरी है एक्सहेलेशन, जिसे हम एक्सपायरेशन बोलते हैं, टू मूव एयर आउट ऑफ द लंग्स। इनहेलेशन मतलब जब आप
बाहर के एयर से अपनी बॉडी के अंदर एयर ले रहे हो तो उसको इनहेलेशन बोल रहे हैं। एक्सहेलेशन मतलब बॉडी के बाहर छोड़ रहे हो, जो गैस आप अपनी बॉडी से बाहर छोड़ रहे हो उसको एक्सहेलेशन बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ आगे। सेकेंड प्रोसेस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड। सेकेंड प्रोसेस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज एक्सचेंज गैस। यहां पर गैस को एक्सचेंज किया जा रहा है लंग्स से, लंग्स और ब्लड वेसल से गैस को एक्सचेंज किया जा रहा है। The third process is called internal respiration, which is the exchange of gas between the blood and the body cells. भाई जो आपकी रेस्पिरेशन की बॉडी सेल्स है वो कौन सी है बताइए? एल्वोलाई। तो एल्वोलाई से थर्ड प्रोसेस में क्या किया जा रहा है? जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, जो आपका ब्लड है और बॉडी सेल्स हैं, भाई आपकी एल्वोलाई है, एल्वोलाई है, एल्वोलाई एक सेल है। तो यहां पर आपकी ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट है, इसके ऊपर ये ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट है। तो यहां पर इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? ब्लड वेसल्स से बॉडी सेल्स में एक्सचेंज हो रहा है गैस का। यहां पर गैस एक्सचेंज हो रही है किस किस के बीच में? ब्लड वेसल्स और बॉडी सेल्स के बीच में। ठीक है, when the diaphragm and external intercostal muscles contract, we breathe in. जब डायफ्राम और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो हम क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। यस, this is inspiration. As the diaphragm and external intercostal relax, the ribs cage decayed, the space decrease and out of the lungs. तो ये प्रोसेस समझेंगे। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में सांस भर जाती है, जिसके कारण जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण क्या होता है? वो नीचे की तरफ बाइंड हो जाता है। और जब रिलैक्स होता है तो अगर जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो जो बॉडी के और ऑर्गन्स है वो थोड़े से क्या हो जाएंगे? क्या होंगे बताइए? अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो बॉडी के अदर ऑर्गन्स क्या होंगे? किसी को मालूम? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने पर क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ने के कारण क्या होगा? बाकी के ऑर्गन्स थोड़ा सा कंजेस्टेड फील करेंगे, और जैसे ही डायफ्राम रिलैक्स होगा तो सरफेस एरिया घटेगा, बाकी के ऑर्गन थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे और बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जाएगी। तो स्पेस भी बढ़ता है। स्पेस कैसे बढ़ेगा भाई? जब बलून को आप फुलाओगे तो उसमें हवा भर जाएगी तो वो मोटा हो जाएगा, और जब उसको छोड़ दोगे, उसमें से हवा निकाल दोगे तो वो कैसे हो जाएगा? नॉर्मल अपनी इससे। जब उसमें हवा भर दोगे तो उस एरिया को कवर करेगा, और जब उसमें से हवा निकाल दोगे तो वो एरिया घटा देगा। उसी तरीके से हमारे लंग्स है, जब उसमें गैस भर जाएगी तो वो फूल जाएगा, और जब उसमें से गैस निकल जाएगी तो वो कैसा हो जाएगा? थिन, पतला हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ आगे। कहां पे है जी? When a mixture of gas dissolve in blood, the resulting contraction of each gas is proportional to its partial pressure. Each gas diffuse between the blood and its surrounding tissue from area of high partial pressure to area of low partial pressure until the partial pressure is the area reach equilibrium. The PCO2 in capillary blood is 45 mmHg. The PCO in alveolar air is 40 mmHg. Because of these differences in partial pressure, carbon dioxide diffuse from blood where its partial pressure is higher at 45 mmHg across the respiratory membrane into alveolar air where its
partial pressure is lower at 40 mmHg. Similarly, the PO2 of capillary blood is 40 mmHg while that of the alveolar air is 104 mmHg. Therefore, oxygen diffused from alveolar air where the partial pressure is higher at 104 mmHg into the blood where the partial pressure is 40 mmHg. The blood then leave the lungs with a PO2 of 104 mmHg. The blood then transport oxygen to tissue cells and pick up carbon dioxide waste from the tissue cells. PO2 in tissue is 45 mmHg and PO blood vessels is 100 mmHg. कुछ भी समझ में नहीं आया, दिमाग के ऊपर से मेरी घंटी चली गई। ऐसा कुछ है सबके साथ? यस। किसी को कुछ समझ में नहीं आया? किसी को मालूम है इसके बारे में? ये जो आपके पास बुक गई है या आपने अगर पढ़ा है तो समझा होगा मैकेनिज्म किस तरीके से इसका। किसको मालूम है? किसी को मालूम? मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो जी ये कंसेप्ट मेरे भी थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। कल पूरा कंसेप्ट क्लियर करके तब हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे, ठीक है? अभी मेरे भी थोड़ा कंसेप्ट क्लियर नहीं है ये वाला। अभी जितना आप लोगों को पढ़ाया गया है वो आप पढ़ लीजिए, कल हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसका, ठीक है? नकुल कुमार, आपको कुछ समझ में नहीं आया? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। रियल बात ये है, कल हम इसको क्लियर आउट कर लेंगे, पर डोंट वरी। चलिए, सो मैं आज का लेक्चर यहीं पे खत्म कर रही हूँ। कल हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है? ऐसे ही अगर मैं कुछ भी पढ़ा दूं, मुझे भी ना मालूम हो उसके बारे में, तो वो तो अच्छा नहीं है। पढ़ के तब आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा। तो सॉरी फॉर दैट। अभी मुझे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो कल 100% आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। चलिए, परेशान ना होइए, आपके दिमाग में तो मुझे घुसाना ही है। पहले मैं अपने दिमाग में घुसा लूं पहले इसको। चलिए, सो मिलते हैं कल आप लोग से। सो टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट्स। तो जैसे ही सर की तबीयत ठीक होती है, आपका फास्ट एक दिन सर एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेंगे, तो आपको कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। चलिए, तो मिलते हैं कल आपसे। ओके, बाय बाय।